हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूफ पर। तो आ जाओ भाई सभी लोग, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग आ जाएंगे और एक बार बताएंगे क्या मेरी आवाज़ सही आ रही है। फटाफट से बताएंगे और जल्दी से क्लास को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, पढ़ना है हमें, है ना, रिवीजन करना है। तो बताएं सभी लोग, बताइए भाई, आवाज़ सभी के पास आ रही है? बताइए, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं भाई। ठीक है, पहले एक बार बताएं आवाज़ सही है? कृतिका गुप्ता, रुचि अन्नू, राज बिट्टू, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखिए, बातें नहीं करेंगे आज। क्या करना है, आज सिर्फ रिवीजन करना है। कोई कुछ भी कमेंट करता रहेगा उस पर ध्यान नहीं देना है हमें, है ना। सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। सबसे पहले हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ, है ना, जो 2015 से लेकर कब से ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2015 से लेके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले हम करेंगे 2021 तक के। ठीक है, 2015 से 21 तक के करेंगे। उसके बाद पवन सीरीज और राजन सीरीज का मिक्सअप जो है हमारा मैटर, अतिलघु उत्तरी वाला, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फटाफट से सभी लोग एक बार शेयर कर दो, फिर उसके बाद क्लास को करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, और बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। बातें कोई नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई में दिमाग लगाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, सिर्फ सुनते रहेंगे। चलिए, तो पानी वानी पी लो, पहले से पानी वानी पी के बैठो आराम से। हमारे यहाँ क्लास, ठीक है भाई जितेंद्र कुशवाहा जी, आपके यहाँ नेट नहीं चल रहा होगा, है ना। चलिए भाई, तो क्लास को कंटिन्यू किया जाए, चलें? ठीक है। धैर्यवान व्यक्ति सब कुछ हासिल कर सकता है, पाता है। इसलिए हिम्मत मत हारिए, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखिए। बिल्कुल, धैर्य रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ठीक है, और करते हैं प्रश्न। चलिए, तो 2015 का पेपर है। सबसे पहले करते हैं प्रश्न। ऑप्शन पहला प्रश्न दिया गया, सॉरी, हाँ बिल्कुल सभी लोग पास हो जाएंगे, सभी लोग पास हो जाएंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, पहला प्रश्न दिया गया, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं सभी लोग। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, प्लेटो को हटा दिया गया है। किसको हटा दिया गया? प्लेटो को हटा दिया गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया गया, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। ऑप्शन ए बोतल खोलने वाला यंत्र, बी दिया गया पंजेदार हथौड़ी, सी दिया गया कैंची, और डी दिया गया ब्रेड काटने का चाकू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोतल खोलने वाला यंत्र। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। दिया गया प्रबल क्षार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 3 के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaOH। क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, NaOH सही हो जाएगा, प्रबल क्षार है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, अध्यापका मांस खाने से, सॉरी, अध पका मांस खाने से होने वाला रोग है, कौन सा होता है? आधा पका हुआ मांस खाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो एंथ्रेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? एंथ्रेक्स हो जाता है, सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रसाकुर यानी कि विली संरचना पाई जाती है, किसमें पाई जाती है भैया बताओ? प्रश्न नंबर 5 के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्षुद्रांत में, है ना। रसाकुर किस में पाई जाती है? तो क्षुद्रांत में पाई जाती है, सभी लोग याद रखना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब करते हैं 2016 का प्रश्न। किसका करेंगे? 2016 का प्रश्न करेंगे। तो 2016 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है, बताएं सभी लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो प्रश्न नंबर 1 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? बल्ब का जलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा दिया गया, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? तो याद रखिएगा भाई, प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? साइट्रिक हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो सूर्य की रोशनी यानी कि धूप है। कौन है? सूर्य की रोशनी यानी कि धूप है। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया बताओ? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। श्रोता में आलंब
होता है। ऑप्शन ए दिया गया किनारे पर, बी दिया गया बीच में, सी दिया गया किनारे तथा बीच के मध्य, डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ भैया। इसका राइट आंसर हो जाएगा किनारे पर। क्या हो जाएगा? किनारे पर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। दिया गया है घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 5 के लिए बताएं भाई। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके 2016 के प्रश्न हो गए। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अब हम करेंगे 2017 के प्रश्न, है ना। किसके करेंगे? 2017 के प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए भाई जल्दी जल्दी चलते रहेंगे और प्रश्नों को करते रहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, रिवीजन हमें बहुत सारा करना है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है, कौन सा हो जाएगा बताओ भाई। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CaCO1। ठीक है, सॉरी COCO3, ये आपका क्या हो जाएगा? CaCO3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। प्रश्न नंबर 2 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा बताओ भाई। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जिस तरीके से नंबरिंग लिखी हुई है उसी तरीके से आप लोग आंसर करें क्योंकि ये पेपर सॉल्व हो रहे हैं ना, कंटिन्यू वाले प्रश्न नहीं है। तो पैलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया विटामिन ए, वी दिया गया विटामिन बी, सी दिया गया विटामिन सी, डी दिया गया विटामिन डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। बहुत बढ़िया, सभी लोग करते रहेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है जड़ों द्वारा वर्दी प्रजनन होता है। प्रश्न नंबर 4 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर शकरकंद में। किस में होता है? शकरकंद में होता है। ठीक है, 4 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। भैया सभी लोग शेयर कर दो एक बार, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि हम देखो इतनी जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। अगला प्रश्न है, वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार है वो क्या होगा भैया बताओ। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का सी सही हो जाएगा, ट्रॉली। क्या हो जाएगा? ट्रॉली बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, 2018 के प्रश्न करते हैं। ठीक है, किसके करेंगे? 2018 के प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्या परिवर्तित करता है भैया बताओ। 2018 का प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डायनमो। क्या हो जाएगा? डायनमो हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो, बताइए भाई। प्रश्न नंबर 2 के लिए आंसर करेंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? कुलदीप कुमार जी, फर्स्ट की क्लास 21 तारीख के बाद चलेगी आपकी। ठीक है, बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका वी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाते हैं। वी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा सभी को। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया गया द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, कौन है भैया बताओ। प्रश्न नंबर 4 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग, सही क्या हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का जो तोलक होता है वो आपका सरौता होता है। क्या होता है? सरौता होता है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सूचक यानी कि इंडिकेटर नहीं है, बताइए। बताएं सभी लोग, प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एंटासिड। क्या हो जाएगा? एंटासिड सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से रिवीजन करते चलो भाई। ठीक है, छोटो भैया का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, प्रश्न नंबर 5 का डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसका करेंगे? 2019 का करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आइए जानते हैं 2019 के पेपरों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पित्तरस बनता है किस में बनता है? आमाशय में, ग्रहणी में, छोटी आंत में या फिर यकृत में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर होगा यकृत में। किस में बनता है? यकृत में बनता है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। ऑप्शन ए सरौता, कैंची या फिर बोझ कूड़ा उठाने वाली गाड़ी या फिर चिमटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 के लिए, बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिमटा। जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है वो चिमटा है और द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है? सरौता है। ठीक है, चलिए भाई, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए दिया गया है CO2, बी दिया गया O2, सी दिया गया आपका NH3 और डी दिया गया N2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O2। ठीक है, क्या हो जाएगा? O2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, 3 का भी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं, बताइए भैया। इसका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 4 का? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा क्या है? ऑप्शन ए देवता, बी दिया गया तारा, सी दिया गया उपग्रह, डी दिया गया ग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं सभी लोग। याद रखना, चंद्रमा जो होता है वो क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और पृथ्वी क्या होता है? ग्रह होता है। और ये क्या होता है? चंद्रमा उपग्रह होता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न आगे चलते हैं 2020 की तरफ, है ना। 2020 के प्रश्न देख लेते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जूल मात्रक है। ऑप्शन ए दिया गया कार्य का, वी दिया गया ऊर्जा का, सी दिया गया कार्य और ऊर्जा दोनों का, डी दिया गया है शक्ति का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई। प्रश्न नंबर 1 के लिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखना, कार्य और ऊर्जा दोनों का होता है। जूल जो मात्रक होता है वो कार्य और ऊर्जा का दोनों का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, रबी की फसल है। ऑप्शन ए मक्का, वी दिया गया ज्वार, सी दिया गया बाजरा और डी दिया गया चना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया याद रखना, जो गेहूं के टाइम पर बोई जाती है, गेहूं, चना, मटर, ये सब क्या होती हैं? ये आपकी रबी की फसल होती हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो लिखी हुई है वो क्या है? खरीफ की फसल है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण की घटना होती है। ऑप्शन ए अमावस्या के दिन, बी दिया गया पूर्णिमा के दिन, सी दिया गया अमावस्या के रात और डी दिया गया है कभी भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिमा के दिन होती है। प्रश्न नंबर 3 का वी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। DPT के टीके से बचाव होता है, किसका होता है, किससे होता है भैया? ऑप्शन ए दिया गया डिप्थीरिया का, वी दिया गया काली खांसी का, सी दिया गया टेटनस का और डी दिया गया उपरोक्त तीनों का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताते हैं। रानी खान जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए भाई, प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी लोग याद रखना, ये जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, DPT के टीके से जो बचाव होता है वो उपरोक्त तीनों में से होता है। ठीक है, चाहे वो डिप्थीरिया हो, काली खांसी हो, टेटनस हो, कोई भी हो। सभी लोग शेयर कर दो भाई एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। CaSO4 में Ca की संयोजकता है। ऑप्शन ए दिया गया +1,
-2 -1। राइट आंसर क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, किसकी संयोजकता है? +2 की है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे करते हैं हम 2021 के प्रश्न, है ना। 2021 के प्रश्न करेंगे अब। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए पूर्ण चंद्र ग्रहण, बी दिया गया सूर्य चंद्र ग्रहण, सी दिया गया खंड चंद्र ग्रहण और डी दिया गया चौड़ा प्रकाश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा खंड चंद्र ग्रहण। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपका दिया गया है वो है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए सेब में, बी दिया गया दही में, सी दिया गया अंगूर में, डी दिया गया टमाटर में। बताएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दही। क्या हो जाएगा? दही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया गया, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। ऑप्शन ए दिया गया तराजू, बी दिया गया सीसा, सी दिया गया चिमटा और डी दिया गया सरौता। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या होगा? बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बताएं सभी लोग, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है क्या है? तो अभी करके आए हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा? सरौता हो जाएगा, है ना। तृतीय वर्ग का उत्तोलक चिमटा होता है, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक सरौता होता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, ज्वालामुखी का फूटना है। ऑप्शन ए दिया गया मंद परिवर्तन, बी दिया गया अनुकूलन परिवर्तन, ठीक है, सी दिया गया प्रत्यावर्तित परिवर्तन और डी दिया गया अनियमित परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनियमित परिवर्तन। ठीक है, 4 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए दिया गया है Na2CO3, बी दिया गया CaOH1, सी दिया गया आपका CoCO3, डी दिया गया आपका CaO। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका CoCO3। ठीक है, CaCO3 चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो हुए आपके 2015 से लेके 2015 से लेके आपके ये प्रश्न हो गए 2021 तक, कौन से ऑब्जेक्टिव वाले। आइए चलते हैं अब अतिलघुत्तरी की तरफ। ठीक है, अतिलघुत्तरी वाले प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है भाई, 1 मिनट रुकेंगे, बस सिर्फ 1 मिनट का समय। चलिए तो चलते हैं अतिलघुत्तरी की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो आइए जानते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है और इसके ओर भार तथा दूसरी ओर आलंब होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो कैंची, तराजू, हैंडपंप आदि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया गया, वसा को कितने समूहों में बांटा गया है? तो वसा को 3 समूहों में बांटा गया है। आइए जानते हैं कौन कौन से समूह हैं, तो देख लेते हैं। पहला है आपका संतृप्त वसा। संतृप्त वसा जो है वो आपकी मक्खन हो गया, दूध, शुद्ध घी होगा, वनस्पति घी होगा और नारियल तेल होगा। ठीक है, हाँ PDF डाल देंगे भाई, कल याद भूल गए थे PDF डालना, बहुत नुकसान हुआ होगा ना आप लोगों का, कल PDF डालना भूल गए थे, आज डाल देंगे। असंतृप्त वसा क्या होती है? मूंगफली, सरसों, जैतून का तेल। ठीक है, और तीसरी होती है बहु असंतृप्त वसा, वो उसमें क्या आ जाता है? सूरजमुखी, सोयाबीन और मकई का तेल आ जाता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। तो दिया गया है आपका समीकरण सामने, तो इसको जब पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा और 2HCl क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाएगा। उसके बाद इन दोनों को मिलाने के बाद फिर क्या होगा? यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड यानी कि कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, फिर जल मिलेगा H2O। ठीक है, फिर उसके बाद CO2
कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सभी लोग याद रखना, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, दिया गया है, आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है, जिसमें आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है, जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल के ग्रहों के नाम बताइए। तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। देख लेते हैं ग्रहों के नाम। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे ग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, तारामंडल क्या है? तो आइए जानते हैं तारामंडल आपका क्या है। आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, आकाश गंगा के तारामंडलों के नाम बताइए। तो आकाश गंगा में तारामंडलों के नाम कौन कौन से हैं? पहला है आपका वृश्चिक। कौन है? वृश्चिक। दूसरा है ओरियन। तीसरा है सप्तऋषि, तीसरा आपका क्या है? सप्तऋषि। और चौथा है आपका कृत्तिका। ठीक है, सभी लोग याद रखना। अब देखते हैं छाया क्या है। तो छाया के बारे में जान लेते हैं। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश आने वाले मार्ग में रख दिया जाता है, तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु की दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। ठीक है, सभी लोग याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य ग्रहण कैसे होता है? चलिए जानते हैं। अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब देखते हैं चंद्र ग्रहण कब पड़ता है। तो चंद्र ग्रहण के बारे में देखते हैं। पूर्णिमा के दिन जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण होता है ना। जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। फसल किसे कहते हैं? आइए जानते हैं फसल के बारे में। तो फसल जो कहा जाता है वो देखते हैं, एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधे के समूह को फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। फसल कितने प्रकार की होती हैं? तो फसल 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की भैया? 3 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी खरीफ, दूसरी रबी और तीसरी जायद। ठीक है, ये आपकी 3 फसल होती हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? आइए जानते हैं सिंचाई की प्रमुख विधियों को। ठीक है, पहला है आपका प्रवाह विधि, दूसरा है क्यारी विधि, तीसरी है कुंड विधि, चौथी है बलय विधि। ठीक है, और 5वीं है बाढ़ विधि और छठवीं कौन सी है आपकी? ड्रिप विधि। ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा भाई, बातें मत करो। अगर बातें करोगे तो फिर मेरा पढ़ाने का मतलब ही क्या है। अब जो आज का पेपर हुआ वो हुआ, उसके बारे में टेंशन क्या लेना। कल के बारे में सोचो ना, कल का पेपर आप लोगों को देना है। पीछे क्यों भाग रहे हो? पीछे की टेंशन लेने से क्या आगे का पेपर अच्छा हो जाएगा? पढ़ने पे ध्यान दो, बातें किए जा रहे हो और फिर कहते हो मैम आप मेरे लिए दुआ करो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताइए। कृषि के प्रमुख यंत्र कौन कौन से होते हैं? हल होता है, पटेला होता है, वखर होता है, रेक होता है, फावड़ा होता है, ट्रैक्टर होता है, हैरो होता है, कल्टीवेटर, डिपलर। ये सब क्या होते हैं? कृषि के प्रमुख यंत्र होते हैं।
हल से खेत जोता जाता है, फावड़ा से फावड़ा चलाया जाता है, खुदाई की जाती है ना। ट्रैक्टर से भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपका दिया गया है, कहा गया है मृदा अपरदन क्या है। तो आइए देखते हैं मृदा अपरदन क्या है। मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई मृदा हट जाती है तो क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है। तो यहाँ पर देखते हैं हाथ से छिटकवा विधि। कौन सी है, हाथ से छिटकवा विधि है। ठीक है, चलिए बीज बोने की मतलब हाथ से फेंका जाता था, कहीं कहीं तो आज भी फेंका जाता है ना। कहीं कहीं क्या गेहूं वगैरह बोए जाते हैं तो आज भी फेंका जाता है छिटकवा विधि। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य जो है किस प्रकार की राशि है। तो कार्य एक अदिश राशि है ना। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मिनट, आगे चलते हैं, देखते हैं बल किसे कहा जाता है। तो किसी पदार्थ अथवा वस्तु को स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है उसे बल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको बल कहते हैं। आइए जानते हैं परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं। किसको, परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं। तो जानते हैं परिवहन के साधन पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर करते हैं। सभी लोग शेयर कर दो भाई जितने लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है। तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग पंखा, मशीनों, फ्रिज, टीवी, कूलर आदि के चलाने में किया जाता है। किसका उपयोग, विद्युत ऊर्जा का उपयोग। आगे चलते हैं, बायोगैस से क्या आशय है। तो गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा के सीमित स्रोत यानी कि अनवनीकरण स्रोत कौन से हैं। ठीक है, एक होते हैं नवीनीकरण स्रोत और एक होते हैं अनवनीकरण स्रोत। तो अनवनीकरण स्रोत कौन से होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल बनता है। ठीक है, मिट्टी का तेल निकला। दूसरा हो गया पेट्रोलियम, डीजल आदि को निर्मित करने में आशवन विधि को अपनाया जाता है ना। किसको अपनाया जाता है, आशवन विधि को अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं, कोयला तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जो कोयला तथा पेट्रोलियम होते हैं इनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया ऊर्जा के असीमित स्रोत यानी कि ये नवीनीकरण स्रोत हुए। अभी हमने पढ़े थे अनवनीकरण स्रोत, अब हम देखते हैं नवीनीकरण स्रोत कौन से हैं। तो ये हैं वायु, जल, बायोगैस एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के असीमित स्रोत हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, असीमित स्रोत हैं। सभी लोग याद रखिएगा। सुदेश राजपूत जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। जो हमारा रुधिर होता है, रक्त होता है, उसको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो उसको ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा, रुधिर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो भोजन से होती है। जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु कौन से साधन आवश्यक हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से साधन हैं। पहले यहाँ पर देखते हैं, जीवन के अस्तित्व हेतु भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन अति आवश्यक हैं। ठीक है, ये सभी कैसे हैं, अगर जीवन का अस्तित्व बचाना है, आपको बनाए रखना है, तो ये साधन क्या होने चाहिए, आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वैकल्पिक ऊर्जा की कौन कौन सी स्रोत हैं। अश्वनी यादव जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो वैकल्पिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो देखते हैं, सौर ऊर्जा हुआ, गतिमान वायु, जल, समुद्री, ज्वार भाटा, जैव मात्रा यानी कि बायोमास वैकल्पिक ऊर्जा के समान होते हैं। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, सोलर कुकर से क्या तात्पर्य है, इसका कहाँ उपयोग होता है।
तो जानते हैं सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? भोजन पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए सौर सेल यानी कि सोलर सेल किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं सोलर सेल क्या होता है। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने की उक्ति को सौर सेल कहा जाता है। अधिक संख्या में विद्युत धारा प्राप्त करने हेतु अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे सोलर पैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे सोलर पैनल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हैंडपंप किस उत्तोलक का उदाहरण है? तो आइए जानते हैं। हैंडपंप जो है वो आपका प्रथम उत्तोलक का उदाहरण है। किसका है? प्रथम उत्तोलक का उदाहरण है। सभी लोग याद रखेंगे। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उत्तोलकों का एक एक उदाहरण बताओ। तो प्रथम उत्तोलक कौन सा हो जाएगा? हैंडपंप हो जाएगा। द्वितीय उत्तोलक कौन सा होगा? पहिए वाली ट्रॉली होगी। ठीक है, कौन होगी? पहिए वाली ट्रॉली। तृतीय उत्तोलक कौन सा होगा? तो वो आपकी हो जाएगी चिमटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 दिया गया है। झुके तल की सहायता से आप किस प्रकार का कार्य आसानी से कर सकते हैं? तो झुके तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। किस में चढ़ा सकते हैं? ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं कोशिका किसको कहते हैं। मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है, उन इकाइयों को कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? कोशिका कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक क्या है? तो केंद्रक के बारे में जानते हैं। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? केंद्रक जो है वो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के बीच में स्थित होता है और कोशिका रस का यह सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। जो केंद्रक होता है वही क्या है? कोशिका का जीवन है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रक जीव द्रव्य क्या है? केंद्रक जीव द्रव्य क्या है? तो जानते हैं। केंद्रक के अंदर के गाढ़े तरल एवं चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक जीव द्रव्य कहते हैं। सभी लोग जुड़े रहेंगे। इसके बाद आपकी सामाजिक विज्ञान की क्लास होगी। ठीक है, इसके बाद आपकी सामाजिक अध्ययन की क्लास होगी। उसमें हम आपको 2018 से लेके आपके 2021 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे। ठीक है, सभी लोग आएंगे उसमें। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका के प्रमुख कितने अंग होते हैं? तो आइए जानते हैं। कोशिका के 3 अंग होते हैं। प्रमुख कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला होता है कोशिका भित्ति, दूसरा होता है कोशिका द्रव और तीसरा होता है आपका केंद्रक। ठीक है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊतक आइए जानते हैं। 5 प्रकार के ऊतक होते हैं। पहला आपका होता है उपकला ऊतक। कौन होता है? उपकला ऊतक होता है। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनीकांत भैया, प्रणाम भाई प्रणाम। दूसरा होता है संयोजी ऊतक, तीसरा होता है संवहन ऊतक और चौथा होता है पेशी ऊतक और 5वां होता है तंत्रिका ऊतक। ये 5 प्रकार के आपके ऊतक होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 प्रकार के ऊतक होते हैं। आइए आगे चलते हैं। जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या है? जानते हैं जीवन की आधारभूत क्रियाएं। तो पहला आपका पोषण हुआ, दूसरा श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण और नियंत्रण तथा श्वसन में वृद्धि का प्रजनन करना। ठीक है, ये सभी क्या हैं? आपकी जीवन की आधारभूत क्रियाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो जीवधारियों में प्रजनन की 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रजनन की विधियों को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? 3 भागों में। पहला है आपका वर्धी प्रजनन, दूसरा है अलैंगिक प्रजनन और तीसरा है लैंगिक प्रजनन। ठीक है, ये 3 प्रकार की क्या होती हैं? प्रजनन क्रियाएं विधियां होती हैं। ठीक है,
अगला देखते हैं, सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? तो सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों, जहाँ विद्युत उपलब्ध नहीं है, यानी कि जहाँ पर बिजली नहीं जा सकती है आपकी, वहाँ पर सोलर पैनल का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वहाँ रोशनी, रेडियो, टीवी तथा जल पंप चलाने के लिए सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे और सभी लोग अभी आएंगे। ठीक है, ये क्लास जैसे ही आपकी ख़त्म होगी वैसे ही आपकी क्लास सामाजिक अध्ययन की स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसका पेपर कल है आपका। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा क्या है? तो आइए जानते हैं, वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जल ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है? तो भैया बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। अगर पूछा जाए कि जल ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है, तो सबसे पहले लिखिएगा बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है कृतिका गुप्ता जी। अगला देखते हैं, ज्वार भाटा ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत हैं? जो ज्वार भाटा है वो ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत हैं? तो आइए जानते हैं, ज्वारीय लहरें यानी कि तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। भारत में जरीय जल से विद्युत तैयार की जा रही है तथा इस पर नवीन खोज तथा शोध कार्य भी चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है उसको जानते हैं। ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, केवल एक ही प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है, अतः ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा सदैव नियत रहती है। कैसी रहती है? सदैव नियत रहती है। सभी लोग याद रखेंगे। अकबरी खातून जी बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगला प्रश्न है, सरल मशीन किसे कहते हैं? तो ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा एवं तेजी से कार्य करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहते हैं। ठीक है, जो सरलता और सुविधा एवं तेजी से कार्य करने में सहायक होते हैं उसको क्या कहते हैं? सरल मशीन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सरल मशीन का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो सरल मशीन का उदाहरण है आपका चाबी। क्या है? चाबी है। कुहू जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे चलते हैं, सरल मशीन के प्रकार बताइए कौन कौन से होते हैं? तो सरल मशीन के निम्न प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? उत्तोलक हुआ, पेच है, घिरनी है, झुका हुआ तल है, पहिया और धुरी। ये सब क्या हैं? सरल मशीन के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब जानते हैं घिरनी क्या है। ये घिरनी क्या होता है? तो घिरनी एक सरल मशीन है। यह चल एवं अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। चल भी मतलब चल भी है, अचल भी है। ठीक है, दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। और इसका जो इससे रोग जो होता है वो आपका हो जाता है सूखा रोग, है ना। आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा? सूखा रोग हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। ठीक है, अच्छा ठीक है अकबरी खातून जी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। मिल जाएगा आज सुबह तक आपको मिल जाएगा, वैसे अभी मैं डलवा दूंगी। ठीक है, एक वीडियो आपका डाल दिया जाएगा, परेशान मत होइए। आगे देखते हैं बेकिंग सोडा, यहाँ पर देखते हैं तो बेकिंग सोडा का सूत्र जो होता है NaHCO3। ठीक है, चलिए उपयोग देखते हैं। त्वचा को गोरा बनाने के लिए, त्वचा को नमी मुक्त करने के लिए, खाद्य पदार्थों में खमीर के लिए, केक के लिए, केक जो बनता है आपका उसके लिए, और साथ ही साथ ब्लीचिंग एजेंट के लिए।
ठीक है, किसके लिए? ब्लीचिंग एजेंट के लिए उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। तो आइए जान लेते हैं, एक ही प्रश्न में सारी विटामिनें जान लेते हैं, कौन कौन सी जल में घुलनशील होती हैं और कौन कौन सी मतलब वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन के नाम यहाँ पर जानते हैं। पहली आपकी जल में घुलनशील विटामिन होगी, वो होगी विटामिन सी, विटामिन बी, जिसको कॉम्प्लेक्स B1 भी बोलते हैं। थायमीन होगी आपकी, B2 यानी कि राइबोफ्लेविन होगी, V3 निशाइनिन होगी, V5 पेटाथेनिक एसिड होगी, V6 B7 आपकी बायोटिन होगी, V9 होगी फॉलिक एसिड, और ये जो B12 है वही आपकी फॉलिक एसिड होती है। ठीक है, ये सारी सभी आपकी विटामिन जो हैं वो आपकी जल में घुलनशील हैं। ठीक है, अगर इतना ही नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, B और C जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। ठीक है, ये जल में घुल सकती हैं। आगे देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होती हैं वो होती हैं विटामिन ए, यानी कि इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल, विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई यानी कि टोकोफेरॉल, और विटामिन के। ठीक है, ये सभी क्या होती हैं? वसा में घुलनशील होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है। तो आइए जानते हैं, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा एकत्रित होती है। कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनके उत्सर्जी अंगों के नाम लिखने हैं। तो कशेरुकी प्राणी में उत्सर्जन फेफड़े, गुर्दे और त्वचा में किया जाता है। किस में किया जाता है? फेफड़ों में किया जाता है, गुर्दों में किया जाता है और त्वचा में किया जाता है। ठीक है, इन सभी बातों को सभी लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे कल तक के लिए, फिर भले ही भूल जाना। ठीक है, कल आपका एग्ज़ाम है तो कल तक के लिए याद रखना है, फिर भले ही भूल जाना। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य किसे कहते हैं, तो इसकी इकाई क्या है। तो आइए जानते हैं, कार्य किसको कहते हैं। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में बल की दिशा में 1 किलोमीटर का विस्थापन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है? जूल होती है। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होता है। ठीक है, जूल होती है, सभी लोग याद रखेंगे। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक। ठीक है, ये 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो जानते हैं विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन डी, पांचवा आपका विटामिन ई और छठवां है आपका विटामिन के। यानी कि 6 प्रकारों में बांटा जा सकता है विटामिन को। ठीक है, चलिए यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर हैं, बताइए। आगे चलते हैं भाई, अगला देखते हैं, किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है, तो वो आपका दूध है जो जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शरीरवर्धक भोजन किसे कहते हैं। तो शरीरवर्धक भोजन जो कहते हैं वो प्रोटीन युक्त भोजन को कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन युक्त भोजन शरीरवर्धक भोजन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो ये बात आप लोगों के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। मनुष्य को प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। कितना पीना चाहिए, कितनी आवश्यकता होती है? तो 1.5 लीटर से 2 लीटर तक पानी पीना चाहिए मनुष्य को, लेकिन पीते कितने हैं? 4-5 गिलास बस, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, कुपोषण किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए सभी लोग जुड़े रहेंगे हमारी क्लास से,
इसके तुरंत बाद जैसे ये क्लास ख़त्म होगी उसके 10 मिनट बाद आपकी क्लास सामाजिक अध्ययन की होगी। तो सभी लोग जुड़े रहेंगे। सामाजिक अध्ययन में हम सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, ठीक है, 2018 से 2021 तक के, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आज का पेपर देखा है, काफ़ी प्रश्न रिपीट हुए हैं आप लोगों के, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर से। तो वो प्रश्न आपके लिए करने बहुत ही ज़रूरी हैं। तो मैं सोच रही हूँ वो सारे पेपर करवा दूँ आज आपके, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जुड़े रहेंगे। ये क्लास ख़त्म होने के बाद तुरंत बाद आपकी वो स्टार्ट हो जाएगी। चलिए देखते हैं, कुपोषण किसे कहते हैं। तो अपर्याप्त भोजन या अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। इससे उत्पन्न स्थिति को क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। इसकी जो भी इससे उत्पन्न होती हैं वो उसको क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। घेंगा नामक रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से हो जाता है। तो वो नमक की कमी से, यानी कि आयोडीन की कमी से हो जाता है, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे, घेंगा रोग जो होता है वो किसकी कमी से हो जाता है, आयोडीन की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन के परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। आइए जानते हैं भोजन के परिरक्षण की प्रमुख विधियां। तो पहला है आपका अंतराल से उबालना और ठंडा करना, ठीक है। दूसरा है आपका सुखाना, तीसरा है ठंडा करना, चौथा है अचार तैयार करना, पांचवा है रसायनों द्वारा, और आपका यहाँ पर छठवां जो है वो है आपका डिब्बाबंदी करके, ठीक है। ये सभी क्या हैं, आपके परिरक्षण की प्रमुख विधियां हैं, भोजन के परिरक्षण की प्रमुख विधियां हैं, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। देखिए, कल जिसको एग्ज़ाम अच्छे से देना है वो पढ़ेगा, जिसको लगता है कि हाँ मेरा पूरा तैयार है वो नहीं पढ़ सकता है ना। चलिए कोई बात नहीं, पर आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग आराम से पढ़िए। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इस पर ध्यान मत दो, बस आराम से पढ़ो, रिवीजन करो। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। जो प्रमुख संक्रामक रोग हैं उनके नाम लिखिए। तो प्रमुख संक्रामक रोग कौन कौन से, हैजा, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिस, सूजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकर खांसी तथा टिटनेस। ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी जो हैं वो आपके प्रमुख संक्रामक रोग हैं, ठीक है निशा जी, ठीक है। आगे चलते हैं, शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है। जो शारीरिक व्यतिक्रम होता है वो किसके कारण होता है। तो दूषित भोजन हुआ, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है, ठीक है। क्या होता है इनके कारण, शारीरिक व्यतिक्रम हो जाता है। अनु वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं, संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है, उसको क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्दी प्रजनन किसे कहते हैं। तो वर्दी प्रजनन प्रायः पौधों में पाया जाता है। जब पौधों के वर्दी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती नए पौधे का जन्म होता है तो इसे वर्दी प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको वर्दी प्रजनन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, संचारी रोग किसे कहते हैं। तो वह सभी रोग जिनके तत्कालिक कारण सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, संचारी रोग कहते हैं। सभी लोग याद रखेंगे। हैप्पी लाइफ जी बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है सांसर्गिक रोग और दूसरा होता है संचारी रोग, ठीक है। पहला आपका होता है सांसर्गिक रोग और दूसरा होता है संचारी रोग। आइए आगे जानते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु का आवेश क्या है होता है। परमाणु का आवेश क्या होता है। तो भाई यहाँ पर देखते हैं, परमाणु का आवेश जो होता है वो आपका शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या क्या है। तो वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है, वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है। इसे प्रोटॉन संख्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको प्रोटॉन संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन मैंने बता दी हैं, वसा में घुलनशील मैंने बता दी हैं,
दोनों चीज़ें डिटेल से बताई हैं पंकज कुमार जी। आप पीछे होंगे, शायद अभी आए हैं इसलिए आपको नहीं पता है, आप वीडियो में पीछे जाके देख लीजिएगा, ठीक है, बैक करके आप देख सकते हैं वीडियो। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है परमाणु भार किसे कहते हैं, इसे ज्ञात करने का सूत्र बताओ। तो आजकल इसे आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? आपेक्षित द्रव्यमान कहते हैं या फिर अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। तो परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा, तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार अपॉन क्या हो जाएगा, C12 परमाणु का भार अपॉन 12, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, परमाणु भार का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु द्रव्यमान की संख्या क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान की संख्या यहाँ पर देखते हैं। परमाणु के द्रव्यमान को बतलाने वाला एकक, यह एक C12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.66033 मल्टीपल 10 यहाँ पर घात हो जाएगा 27 किलोग्राम के तुल्य होता है, ठीक है। सभी लोग याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं। तो संयोजकता देख लेते हैं। किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश यानी कि कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। सभी लोग याद रखना और सभी लोग रोके रहना, इसके बाद आपकी सामाजिक अध्ययन की क्लास होगी, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, लेटे लेटे करते रहेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। तो दो अथवा दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे यौगिक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? यौगिक करते हैं, ठीक है। शमा शेख जी बहुत बहुत स्वागत है भैया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्रण क्या है। तो देख लेते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे सिरका, पीतल आदि। ये क्या है भैया? मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण के उदाहरण है, ठीक है भाई। यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, बताइए मुझे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतीक किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में प्रयुक्त करना प्रतीक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। अगला प्रश्न है, पास पड़ोस में होने वाली परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है तीव्र एवं मंद परिवर्तन, ठीक है। दूसरा होता है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। तीसरा आपका होता है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। चौथा होता है प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। पांचवा होता है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। छठवां होता है नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन, ठीक है। और आपका सातवां जो होता है वो होता है कृत्रिम परिवर्तन, ठीक है। कौन सा होता है? कृत्रिम परिवर्तन होता है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है आपका, मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कूंड काटता है। तो ये जो मिट्टी पलट हल होता है वो आयताकार कूंड काटता है, ठीक है। कौन सा? आयताकार कूंड, ठीक है। ईंधन को परिभाषित कीजिए। तो आइए जानते हैं ईंधन के बारे में। ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसकी तीन अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? तीन अवस्थाएं हैं। आइए जानते हैं। पहला है ठोस ईंधन, दूसरा है द्रव्य ईंधन और तीसरा है गैसीय ईंधन। ये तीन प्रकार के ईंधन होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं भैया। अगला है आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है 6CO2 प्लस 12H2O 6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने वाला एक रासायनिक समीकरण है, ठीक है। सभी लोग याद रखना, देख लेना अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जांच की अस्थि का नाम लिखिए। जांच की अस्थि का नाम जांच पढ़ रही हूँ मैं, है ना। पढ़ते पढ़ते मैं भी थक गई हूँ, काफ़ी देर से पढ़ रही हूँ, लगातार मैं ही पढ़ती चली जा रही हूँ ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है।
चलिए, जांघ की अस्थि का नाम लिखिए। तो जांघ की अस्थि का नाम फीमर होता है। क्या होता है भाई? इसका नाम फीमर होता है। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 4Na+O2 4Na+O2 समीकरण को पूरा करिए। आइए देखते हैं। तो इसको समीकरण को पूरा करने में कैसे हो जाएगा? 4Na+2 सामने हो जाएगा आपका 2Na। ओहो, क्या हो जाएगा? 2Na2O हो जाएगा आपका, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीकों को लिखिए, ठीक है। तो तरीका यहाँ पर निर्धारित करने वाला लिख लेते हैं। तो भैया आपके सामने लिखा हुआ है तरीका, ठीक है। इसको आप देख लेंगे, अच्छे से देख लो, आंखों में बसा लो, ठीक है। अच्छे से देखो और आंखों में बसा सकते हैं आप, ठीक है। एक्स पर घात ए है, जेड हो जाएगा। जहां आपका ए आपका जो है वो परमाणु द्रव्यमान है, जेड आपका परमाणु संख्या हो जाएगी, एक्स क्या हो जाएगा? आपका तत्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपका रासायनिक समीकरण मैं एक बार बता चुकी हूँ और फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, सभी लोग देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होगा, क्लोरिक अम्ल भी शामिल हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड होगा, फिर आपका जल होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भैया बोलते बोलते थोड़ा ना थक गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तो तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना और गुब्बारे का फूलना या फिर फटना, ये सब क्या होता है? तीव्र परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है आपका वाष्पन किसे कहते हैं? तो जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया वाष्पन क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? यह क्रिया वाष्पन क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। तो किसी वस्तु या एकांक समय से चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। सभी लोग याद रखना। और अगला प्रश्न और देख लेते हैं हम, फसल चक्रण को समझ लेते हैं, ठीक है। फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है? तो आइए जानते हैं फसल चक्र किसे कहते हैं, ठीक है। आज का ये लास्ट प्रश्न है, क्योंकि अब मेरे गले में थोड़ी दिक्कत होने लगी, मुझे अभी फिर बोलता है। सामाजिक अध्ययन की आपकी क्लास होगी उसमें, ठीक है। तो फसल चक्रण जो कहते हैं, यानी कि क्रॉप रोटेशन किसको कहते हैं? किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिसे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए, फसल चक्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल चक्रण कहते हैं। आइए आगे जानते हैं। अतः भूमि किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम में बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली को क्या कहते हैं? फसल चक्रण कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है भैया? फसल चक्रण कहता है। और उत्तोलक हम बता ही चुके हैं आप लोगों को, है ना। तो भैया इतना हमने रिवीजन करवा दिया आप लोगों को। अब बताइए आज की क्लास कैसी लगी? बताएं भाई सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी और अच्छे से रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ। बताएं भाई, शांतिपूर्वक अच्छे से रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, सभी लोग बताएं। बताइए भाई, फिर चलें अगली क्लास की तरफ। सामाजिक अध्ययन का भी रिवीजन थोड़ा कर लिया जाए, क्यों भाई? बताएं, सामाजिक अध्ययन का भी रिवीजन करना है अभी तो, है ना। सारे एमसीक्यू करने हैं और सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी करने हैं, ठीक है ना। चलिए इस क्लास में और भी करवा दिया जाए क्या? बताएं, और भी करवाने हैं क्या? बताओ भाई।
चलिए चलते हैं भाई, है ना। चलिए, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं वाशु चौधरी जी, अब क्या बता सकते हैं, हम तो फ़ोन से ही पढ़ा सकते हैं ना। गौरी जी का बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो सभी लोग आएंगे अभी, ठीक है। आपकी जो क्लास होगी वो आपकी 8:45 पे आपकी सामाजिक अध्ययन की क्लास होगी, ठीक है। 8:45 पे सभी लोग आइएगा, सामाजिक अध्ययन की क्लास आपकी 8:45 पे होगी स्टार्ट, ठीक है। सभी लोग आएंगे सामाजिक अध्ययन की क्लास में, ठीक है भाई। चलिए, तब तक 5-10 मिनट का हम भी रेस्ट ले लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है भाई। हाँ, फिर मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद में 8:45 पे, ठीक है। तब तक के लिए सभी लोग पानी वानी पी लीजिए तब तक आराम से, ठीक है भाई। सभी को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली क्लास में 8:45 पर।